जी स्टूडेंट्स, तो लेक्चर के इस हिस्से में हम इस चैप्टर को आज ख़त्म करने जा रहे हैं और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से सेल्स जो है वो डेथ का शिकार होते हैं। अब इसमें दो फिनोमिनॉन है, एक है नेक्रोसिस और एक है एपोप्टोसिस। तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स जितने भी होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको दूसरे सेल्स के साथ उनका एक मैकेनिज़्म सेट कर रखा होता है, जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर से सेल के अंदर आने वाली चीज़ और इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर से ही आने वाली चीज़, या सिग्नल, इशारे, कम्युनिकेशन ऐसी होती है जो कि चेंज होती रहती है और उसको रेगुलेट किया जाता है। तो एक सेल की जो डिवीजन की कैपेसिटी है वो क्या बनेगा, वो किस सिस्टम का हिस्सा बनेगा, वो किस टिश्यू का हिस्सा बनेगा, ये सारा डिटर्मिंड होता है। और सेल डिफरेंशिएट करता है, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स, उसका मेन स्ट्रक्चर जो है वो वैसा ही होता है जैसा कि एक आम सेल का है, लेकिन स्ट्रक्चर में आहिस्ता आहिस्ता स्पेशलाइजेशन होती चली जाती है, क्योंकि इसने जिस भी हिस्से का इसने जिस भी चीज़ का हिस्सा आगे बनना है उसमें उसके लिए डिफरेंटिएशन जो है वो ज़रूरी होती है। मॉर्फोजेनेसिस एंड मोटिलिटी, बिल्कुल सही, इसकी शक्ल कैसी बनेगी और मोटिलिटी ये मूव करता है कि नहीं, ये किस तरह से रहेगा, ये सारी चीज़ें डिटर्मिंड होती हैं। ईच सेल इज़ प्री डिस्टाइंड टू इट्स फेट, हर सेल की अपनी एक किस्मत होती है, दैट इज़ व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी इट हैज़ टू टेक एंड इन विच वे, यानी इसने फ्यूचर में जाके कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो संभालनी है, किस टिश्यू का हिस्सा बनना और क्या काम सर अंजाम देगी। हत्ता कि एक सेल की डेथ जो है ये भी प्रोग्राम्ड होती है, क्योंकि एक वक्त आता है इसके सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, वॉर्न आउट हो जाते हैं, और जब सेल ऑर्गेनल्स नहीं रहेंगे तो सेल भी काम करना बंद कर देगा। So programmed cell death helps in proper control of multicellular development, which may lead to deletion of entire structure, that is tail of developing human embryos or a part of structure, for example tissue between a part or structure, developing digits। तो किसी भी सेल की जो डेथ है अगर वो प्रोग्राम्ड है तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें नए सेल्स के बनने का अमल और पुराने सेल्स के ख़त्म होने का अमल जो है वो इक्विलिब्रियम में चलेगा, तरीके से चलेगा। और इससे ये भी होगा कि अगर किसी स्ट्रक्चर को ख़त्म करना है, जैसे कि इंसानों में एम्ब्रियो के अंदर टेल जो होती है उसकी थोड़ी सी डेवलपमेंट होती है लेकिन वो ख़त्म हो जाती है, तो इन प्रोसेसेस को करने में भी इससे मदद मिलती है। So cell deaths can control the number of neurons because most of the neurons in the human body die during development। तो सेल डेथ जो है वो कंट्रोल होती है काफ़ी सारे न्यूरॉन्स की मदद से, और न्यूरॉन्स जो है वो डेवलपमेंट के दौरान ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन जब जितने बच जाते हैं इंसान के जिस्म में वो ऐसा ऐसा मेच्योर हो जाते हैं, फिर एक वक्त आता है कि वो भी डिवाइड करना बंद कर देते हैं। So cell death in multicellular organism is controlled by two fundamentally different ways, that is either cell commits suicide in the absence of survival signals or cells are murdered by killing signals from other cells। सेल की डेथ दो तरीक़ों से होगी, या तो सेल खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसको सिग्नल मिलना बंद हो गए हैं और ये वॉर्न आउट हो गया है, इसकी एज पूरी हो गई है, इसको हम कहेंगे कि सेल जो है वो सुसाइड कमिट कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि सेल की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि कोई दूसरे सेल जो है इसको आकर किल कर ले। सो इंटरनल प्रोग्राम ऑफ इवेंट्स एंड सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बाय विच सेल कमिट्स सुसाइड इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज एपोप्टोसिस। तो इंटरनल प्रोग्राम सीक्वेंस इवेंट्स का वो जिसमें दिखने वाली ऐसी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से एक सेल खुद ही ख़त्म हो जाता है, उसको एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस का वर्ड ग्रीक ज़बान के एक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है ड्रॉपिंग ऑफ और फॉलिंग ऑफ, गिरना, ख़त्म हो जाना। ड्यूरिंग द प्रोसेस द डाइंग सेल्स श्रिंक एंड कंडेंस अनटाइमली स्प्लिट अप, दस रिलीजिंग स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड एपोप्टोटिक बॉडीज़। तो इस दौरान सेल जो है वो श्रिंक, सिकुड़ जाता है, कंडेंस, थिक हो जाता है, इसकी बहुत सारे जो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वॉर्न आउट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और वो एपोप्टोटिक बॉडीज़ बन जाते हैं, जिनको दूसरे सेल जो है वो हड़प कर जाते हैं, ख़त्म कर जाते हैं, उनको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में तकसीम कर देते हैं। इंट्रासेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट रिलीज्ड फ्रीली इन एक्स्ट्रा सेलुलर एटमॉस्फेयर विच अदरवाइज माइट हैव डेलीटेरियस इफेक्ट्स। सेल के अंदर पाए जाने वाले जितनी भी चीज़ होती हैं उनको यकदम बाहर के एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ दिया जाता, क्योंकि उसमें कोई जहरीली चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि जानलेवा असरात पैदा कर सकती हैं। In contrast to suicide, the cell death due to tissue damage is called as necrosis।
अगर किसी वजह से टिश्यू डैमेज हो गया है जिसमें प्रोग्रामिंग नहीं शामिल, सेल की खुद की कमिट सुसाइड वाली कंडीशन नहीं शामिल, तो उसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं। मिसाल के तौर पर चोट लग जाने के नतीजे में आपके बहुत सारे सेल जो हैं वो डैमेज हो गए हैं और किल हो गए हैं, तो उसको हम नेक्रोसिस बोलेंगे। ऐसी सूरत में सेल जहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर उनको नुकसान पहुँचता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो सेल स्वेल कर जाते हैं, बर्स्ट फट जाते हैं, इनके इंट्रासेलुलर कंटेंट्स जो रिलीज़ हो जाते हैं और जिस जगह ये हुआ होता है आपकी वो जगह सूज जाती है, तो दैट कैन डैमेज द नेबरिंग सेल्स एंड कॉज इन्फ्लामेशन। तो ज़ाहिरी बात है, क्योंकि एक सेल के कंटेंट जो है वो बिखर गए और आसपास के सेल्स को भी उसका असर मिल रहा है, इसलिए वहाँ पर सोजिश पैदा हो जाती है। तो इन एक्सप्लेनेशंस के साथ आपका जो ये चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है। अब मैं इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट है वो कल से स्टार्ट करूँगी, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी डायग्राम आपको दिखा दूँ। ये आपको एक नॉर्मल सेल दिखाया गया है जिसमें आपको सेल ऑर्गेनेल्स नज़र आ रहे हैं, न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है, गोल्गी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहा है। अब आप देख सकते हैं माइट कन्वोल्यूशन, क्रोमेटिन कॉम्पैक्शन एंड सेग्रीगेशन के आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंजेस आ रही हैं। ये बलदार हो रहा है, ये सिकुड़ रहा है, इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कॉम्पैक्ट हो रहा है और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो मुर्तकिज़ हो रहा है, जिसे हम कह रहे हैं कि कंडेंसेशन हो रही है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार हो रहा है। इस जो हिस्सा है इसमें आप देख रहे हैं कि आपको कई सारी प्रोजेक्शन सेल में बनी हुई नज़र आ रही हैं, छोटी छोटी बॉडीज़ बनी हुई नज़र आ रही हैं। इस फिनोमिनन को ब्लैबिंग और सेल फ्रेगमेंटेशन का नाम देते हैं, क्योंकि सेल छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है और अपनी साख्त जो है वो खो देता है। अब फैगोसाइटोसिस का अमल होगा, जितने भी कंटेंट्स इसके छोटी छोटी बॉडीज़ बनकर निकल रहे हैं उन बॉडीज़ को एपोप्टोटिक बॉडी कहेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ। तो फैगोसाइटोसिस करने वाले बड़े बड़े सेल्स कुदरती तौर पर हमारे जिस्म में पाए जाते हैं। इनका काम होता है कि किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना, उसको हड़प कर लेना और उसको उसके बेसिक कंपोनेंट्स में तहलील कर देना, ताकि उसका जो डेलीटेरियस इफेक्ट है वो पैदा ना हो। तो फैगोसाइटोसिस इज़ द प्रोसेस ड्यूरिंग विच one large cell, which is known as phagocytic cell, engulfs some bodies, apoptotic bodies or any other germs like bacteria etc. तो ये फैगोसाइटिक सेल बड़े न्यूक्लियस वाले सेल्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे जर्म्स, छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज़ जो कि एक सेल के फ्रेगमेंटेशन से टूट फूट का शिकार होने से बनी है, उनको ये ख़त्म करेंगी। तो जो भी चीज़ इनके नतीजे में हासिल होगी उससे इनको ख़त्म करने में मदद मिलेगी, इस सेल के हिस्सों को, फ्रेगमेंट्स को ख़त्म करने में मदद मिलेगी और जो डेलीटेरियस इफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं उनको कम किया जाएगा। तो इस तरह से आपको पेपर में सवाल आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। तो आपको याद रखना है कि एपोप्टोसिस जो है वो प्रोग्राम्ड फिनोमिनन है, जबकि नेक्रोसिस जो है वो किसी भी वजह से डैमेज हो सकता है, कट लग जाना, वूंड बन जाना उस वजह से, लेकिन उसमें सेल की खुद की प्रोग्रामिंग या पहले से मौजूद जो उसकी लाइफ है उसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बल्कि वो किसी एक्सीडेंटल चोट वगैरह के नतीजे में जो है उसमें जो है सेल की डेथ हो जाती है और उसका असर आसपास के सेल्स में भी पड़ता है और ऐसे नतीजे में जो चोट की जगह होती है वहाँ पर सोजिश, जलन या आप जिसे कह लें कि स्वेलिंग हो गई है वो होती है। जबकि एपोप्टोसिस जब हमारे जिस्म में हो रही होती है तो आपको सोजिश, जलन वगैरह इस तरह की चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती। तो हमारी जो सेल्स हैं बहुत सारे मर रहे होते हैं, बहुत सारे उसकी जगह नए बन रहे होते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि ये आपको सारा चैप्टर जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो गया होगा।